दोस्तों आज जो बातें मैं आपसे करने वाला हूँ आपने इसको मीडिया में कभी भी नहीं देखा होगा और ना ही आपने न्यूज़ में इसको सुना होगा और किसी ने भी आपको ये बातें नहीं की होगी जो आज मैं आपसे करने वाला हूँ। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मुझे कहते हैं मोहम्मद याहिया खान। शुरू से शुरू करते हैं ताकि आपको पूरा सिनेरियो समझ आए। And Revolutionary Guard commanders had been killed. They will never have a nuclear weapon. The forces to lay down their weapons once the bombing ended, and at several Gulf Arab. להקפיא את משטר הזוועות שממרר לכם את החיים. The joint US-Israeli bombing campaign is of the destroyed compound plus that Iran's supreme leader, the Ayatollah Khamenei, is dead. ایران کے سرکاری میڈیا نے آیت اللہ سعید علی خامنہئی کے شہید کیے جانے کی تصدیق کر دی ہے. بتایا گیا ہے The president announcing Khamenei's death in a lengthy social media post. Just now, I want to State media has confirmed the death of the country's supreme leader, Ali Khamenei. Iran naming its new supreme leader, Mojtaba Khamenei. He's the son. New leader, Mojtaba Khamenei. اسرائیلی اور امریکی حملے کے بعد ایران نے آبنائے ہرمز کو بند کر دیا ہے. ایران نے آبنائے ہرمز کو بند کر دیا ہے. Iran's new Ayatollah vowed the country would keep fighting and targeting ships in the Strait of Hormuz. Strait of Hormuz is now closed. 28 फरवरी को अमेरिका इसराइल की मदद से ऑपरेशन लॉन्च करता है एपिक फ्यूरी के नाम से ईरान पर और ईरान के मुख्तलिफ साइट्स को टारगेट करता है और उनका पहला जो टारगेट होता है वो ईरान का सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई और वो टारगेट उनका सक्सेसफुल रहता है और उस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर शहीद कर दिए जाते हैं. Iran's formerly supreme leader, Ayatollah Khamenei, is dead. लेकिन इतने में खबर आती है कि सऊदी अरब ने इसराइल और अमेरिका को बताया कि आप हमला करें ईरान पर. ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं कि सऊदी ने पुश किया ईरान और अमेरिका को कि आप हमला करें ईरान पर. लेकिन सऊदी गवर्नमेंट की जानिब से इसकी मुकम्मल डिनाइल आ जाती है कि इस तरह कुछ भी नहीं है, ये फॉल्स एलिगेशन है और हमने पुश नहीं किया अमेरिका और इसराइल को इस तरह किसी हमले के लिए. अब बात क्या है दोस्तों, पाकिस्तान इस सिचुएशन में किस तरह फंसा हुआ है. पाकिस्तान ने, आपको याद होगा कि सितंबर में डिफेंस पैक्ट किया है साइन सऊदी अरब के साथ और अगर ईरान की जानिब से सऊदी अरब पर हमला होता है तो सऊदी अरब पर हमला इस तरह कंसिडर होगा कि पाकिस्तान पर हमला और पाकिस्तान को जवाब देना पड़ेगा और डिफेंस के लिए भी आना पड़ेगा. तो क्या पाकिस्तान इस जंग में उतरेगा, क्या पाकिस्तान न्यूट्रल रहेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है. क्योंकि अगर पाकिस्तान सऊदी अरब का साइड लेता है तो पाकिस्तान के लिए क्या चैलेंजेस हो सकते हैं. सबसे पहले तो ये कि पाकिस्तान के तकरीबन 60 लाख लोग ईरान में रहते हैं और पाकिस्तान 90% अपना जो ऑयल है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के रास्ते से इंपोर्ट करता है. तो पाकिस्तान को बहुत से कॉन्सिक्वेंसेस दरपेश हो सकते हैं. और तीसरी बात, पाकिस्तान ईरानी तेल पर कितना मुनहसर रहता है ये तो हम सबको ही पता है. अब जो बात है वो ये है कि क्या पाकिस्तान इस जंग में न्यूट्रल रहेगा या पाकिस्तान किसी एक का साइड लेगा और अगर साइड लेगा तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उसके क्या नताइज होंगे, आइए जानते हैं इस वीडियो में. दोस्तों तो होता कुछ यूँ है कि 28 फरवरी को इसराइल की मदद से अमेरिका ऑपरेशन लॉन्च करता है एपिक फ्यूरी के नाम से ईरान पर, जिसमें ईरान में मुख्तलिफ साइट्स को निशाना बनाया जाता है. पहले तो मैंने आपसे बोल दिया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर को जो उनका पहला टारगेट होता है उनको शहीद कर दिया जाता है. लेकिन तकरीबन 5000 मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स को तबाह किया जाता है, उनको निशाना बनाया जाता है. उसके बावजूद 42 नेवी शिप्स को तबाह किया जाता है. उन 2000 के करीब और भी ऐसे टारगेट्स हैं जिसको ईरान में निशाना बनाया जाता है. लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जंग अचानक शुरू हुई? नहीं. दूसरी जहन में बात रखने वाली ये है कि इस जंग पर तकरीबन 4 दिन के अंदर अंदर, ये जो आप रिपोर्ट देख सकते हैं इसमें बताया गया है कि तकरीबन 4 दिन के अंदर अंदर इस जंग पर $3.7 बिलियन का खर्चा है. इस अमाउंट को देखकर आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी मैसिव मकदार में इस पर स्पेंडिंग हुई है और कितने शिद्दत ये अख्तियार कर सकता है. अब ये जंग इस तरह शुरू नहीं हुई. जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये कहा कि सऊदी की मदद से इसराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया क्योंकि सऊदी चाहता है अपनी डोमिनेंसी रीजन में, क्योंकि शिया और सुन्नी ये कन्फ्लिक्ट इनके दरमियान है काफ़ी अरसे से. लेकिन खैर हम उसमें नहीं पड़ते. और इसराइल चाहता है कि ये जो न्यूक्लियर पावर है वो ईरान का तबाह करे और ट्रंप अपनी डोमिनेंसी चाहता है. तो इस सब को लेकर
ہمیں بھی لگتا ہے کہ اسی طرح ہوا ہوگا، لیکن کیونکہ جب سعودی کی جانب سے ڈینائل آ گیا تو ہم اس ٹاپک کو اسکپ کر دیتے ہیں۔ لیکن پاکستان کیسے اس سے ریلیٹڈ ہے؟ پاکستان اس وجہ سے ریلیٹڈ ہے کیونکہ پاکستان نے ڈیفینس پیکٹ سائن کیا ہے، اور ڈیفینس پیکٹ میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ ایک کنٹری پر حملہ دوسری کنٹری پر حملہ تصور ہوگا۔ اب جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سعودی عرب میں اور دوسرے گلف کنٹریز میں امریکہ کے ایئر بیسز موجود ہیں جہاں سے وہ اپنی ڈومیننسی چاہتا ہے اور اپنا کنٹرول چاہتا ہے دوسرے ممالک پر۔ اگر کوئی خطرہ محسوس ہو امریکہ کو تو وہاں سے پھر وہ اٹیک کرتا ہے دوسرے ممالک پر، اور انہی ایئر بیسز سے ایران پر حملہ ہوتا ہے۔ ایران ریٹیلیشن میں 5 اور 6 مارچ کے درمیان ڈرونز اور بیلسٹک میزائلز فائر کرتا ہے سعودی عرب پر اور دوسرے گلف کنٹریز پر۔ کویت میں US ایمبیسی کو ہیٹ کرتا ہے اور سلطان ایئر بیس کو ہیٹ کرتا ہے سعودی عرب میں۔ اب اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے، جب سعودی کو ہٹ کیا تو پاکستان کو مدد کے لیے آنا چاہیے تھا، کیونکہ آلریڈی جیسا کہ ہم نے بتایا کہ ڈیفینس پیکٹ انہوں نے سائن کیا ہے، لیکن پاکستان نے اس طرح نہیں کیا۔ ایمرجنسی وزٹ کیا، لیکن پاکستان نے اس طرح نہیں کیا۔ پاکستان کی جانب سے فیلڈ مارشل ایمرجنسی دورے پر گئے سعودی عرب، اور سعودی حکام کو یہ دلاسا دیا کہ پاکستان آپ کے ساتھ کھڑا ہے اور پاکستان آپ کی مدد کرے گا۔ لیکن کیا پاکستان مدد کرے گا؟ مجھے اس طرح نہیں لگتا۔ مجھے اس لیے نہیں لگتا کہ پاکستان حملہ کرے گا کیونکہ پاکستان ایران کے ساتھ 960 کلومیٹر کا تقریباً بارڈر شیئر کرتا ہے، اور پاکستانی تقریباً 60 لاکھ کے قریب لوگ ایران میں موجود ہیں جو ادھر ٹریڈ کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، اور پاکستان سب سے اہم بات، پاکستان آئل اور گیس لیتا ہے ایران سے۔ تو پاکستان کیوں چاہے گا کہ ایران پر حملہ کرے؟ اور اگر پاکستان سائڈ لیتا بھی ہے سعودی عرب کا اور ایران پر حملہ کرتا ہے تو پھر ان پاکستانیوں کا کیا ہوگا جو ادھر ایران میں موجود ہیں؟ ان تاجروں کا کیا ہوگا جو اربوں روپے کا کاروبار کرتے ہیں ایران کے ساتھ اور ایران سے ٹریڈ کرتے ہیں؟ اور پاکستان کو اگر ریٹیلیشن کا سامنا کرنا پڑا، اگر ایران نے پاکستان پر حملہ کر دیا یا ایران نے پاکستان کے کسی بھی انٹرسٹ پر حملہ کیا تو پھر پاکستان کیا کرے گا؟ دوسری بات، تو جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ افغانستان اور پاکستان پہلے ہی حالت جنگ میں ہے، اور ایسے میں پاکستان ایک دوسرے جنگ میں نہیں اتر سکتا۔ کہ حال ہی میں طالبان کے ایک اسپوکس پرسن نے کہا ہے کہ وہ پاکستان میں اسپیسیفکلی اسلام آباد، کراچی اور کوئٹہ سٹیز کو ٹارگٹ کریں گے، اور حال ہی میں ڈرونز دیکھے بھی گئے اسلام آباد کے اوپر اور پھر ان کو مار کرایا گیا ہماری پاک فوج کی جانب سے۔ لیکن ان سب حالات کو دیکھتے ہوئے پاکستان نہیں لگتا کہ اس جنگ میں حصہ لے گا، لیکن اس کے بہت کانسیکوینسز بھی ہیں۔ پاکستان ایران پر حملہ کر نہیں سکتا کیونکہ پاکستانی ادھر مقیم ہے اور ٹریڈ بھی ہے ان کے ساتھ، اور اسٹریٹ آف ہارمز کے ذریعے ان کا تیل بھی آتا ہے پاکستان کا۔ افغانستان کے ساتھ آلریڈی جنگ میں ہے اور سعودی کو نہ بول نہیں سکتا، اور سعودی کے پروٹیکشن کے لیے بھی آنا پڑے گا کیونکہ ڈیفینس پیکٹ ہے، اور سعودی کو اگر نہ بولے گا تو ادھر سے لون نہیں آئے گا، اور زیادہ تر فورن ریزروز تو ادھر سے آتے ہیں۔ تو پاکستان کے لیے اس ٹائم پر حالت بہت ہی نازک ہے، کسی ایک کا سائڈ پاکستان لے نہیں سکتا۔ اب پاکستان کی تو بات ٹھیک ہے، پاکستان کسی کی سائڈ نہیں لے سکتا، لیکن ٹرمپ کیا چاہتا ہے یہ ہمیں اس رپورٹ سے پتہ چلتا ہے۔ اگر ہم واشنگٹن انسٹیٹیوٹ کی انالیسس کو دیکھیں تو اس میں واضح کہا گیا ہے کہ ٹرمپ چاہتا ہے کہ ایک نیا ریجنل آرڈر اسٹیبلش کرے اور ایک نیا الائنس کریٹ کرے جس میں سعودی عرب، اسرائیل اور امریکہ شامل ہو، اور یہ پرشین گلف کو ڈومینیٹ کرے، نہ صرف ڈومینیٹ کرے بلکہ اسٹریٹ آف ہارموز کی بھی پروٹیکشن کرے، اس کی جانب سے کوئی خطرہ نہ ہو، ایران کو بھی کنٹرول کرے، ایران کی ملٹری کو بھی شکست دے، اور ایران کے الائز کی جانب سے بھی کوئی ریٹیلیشن نہ آئے۔ تو یہ بہت خطرناک سچویشن ہے ہمارے سامنے۔ اب پاکستان اس میں اہم کس طرح ہو گیا اس سچویشن میں، کیونکہ پاکستان ایران کے ساتھ بارڈر ہے اور پاکستان سعودی کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، اور حال ہی میں ٹرمپ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں۔ تو اگر ٹرمپ دباؤ ڈالے پاکستان پر کہ آپ بھی ہمارا ساتھ دیں اور ایران پر حملہ کریں یا آپ بھی ہمارے الائنس میں شامل ہو جائیں، تو پاکستان کیا کرے گا؟ پاکستان بہت ٹرکی سچویشن میں پھنس گیا ہے، کیونکہ اگر پاکستان نہ بولتا ہے تو ادھر سے IMF لون وغیرہ بند ہو جائیں گے، اور اگر ہاں بولتا ہے تو ملٹری ایڈ آئے گا اور فائنینشیل ایڈ بھی آئے گا، ویپنز بھی آئیں گے، سب کچھ آئے گا۔ لیکن اگر نہ بولا جاتا ہے تو اس کے مخالف سب کچھ ہوگا۔ پاکستان کے لیے اس سے بدتر سچویشن ہو نہیں سکتی، لیکن پاکستان کیا کرے گا؟ میرے خیال میں پاکستان اس پریشر میں نہیں آئے گا، کیونکہ ایک عام پاکستانی کی نظر سے دیکھا جائے تو ایک عام پاکستانی پہلے ہی بہت متاثر ہو چکا ہے ایران، اسرائیل اور امریکہ کی جنگ سے، کیونکہ پاکستانیوں پر آلریڈی پیٹرول پمپ گر چکا ہے اور وہ افورڈ نہیں کر سکتے، اور ہماری اکانومی پہلے ہی بھی طرح سے متاثر ہو چکی ہے، اور ابھی اس جنگ کی وجہ سے $75 فی بیرل کا جو پیٹرول مل رہا تھا وہ ابھی $100 فی بیرل سے بھی اوپر جا چکا ہے صرف جنگ کے 2 ہفتوں میں۔ اور ایران نے یہ بھی بتایا ہے کہ
$200 फी बैरल की तवक्को रखी जाए। अगर जंग जारी रही तो ईरान ने यह भी थ्रेट किया है कि हम इसको परमानेंटली भी क्लोज कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर देता है, जहां से पाकिस्तान 90% तेल बरामद करता है, तो पाकिस्तान के शिपिंग चार्जेस आसमानों को छू देने लगेंगी। पाकिस्तान शेयर मार्केट में नीचे आ जाएगा, बांग्लादेश और इंडिया से भी नीचे आ जाएगा, और कंपटीशन में और मालिक हमसे आगे चले जाएंगे, और उसका असर पड़ेगा लोकल लेवल पर। इन्फ्लेशन में इजाफा होगा, और जब इन्फ्लेशन में इजाफा होगा तो अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा होगा। आम पाकिस्तानी इससे बहुत बुरी तरह मुतासर होगा, जो कि पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता इस वक्त पर। ऑलरेडी हमारी इकॉनमी डेड हो चुकी है, और अगर इस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस करने पड़े तो पाकिस्तान की इकॉनमी ज़मीन बोस हो जाएगी। तो अगर इस सब मुश्किलात देखने के बावजूद अगर ट्रंप पाकिस्तान को कहता है कि इस जंग में हिस्सा लो, या सऊदी कहता है कि इस जंग में आप हमारे लिए दिफा के लिए हिस्सा लें, तो ये पाकिस्तानियों को मुश्किल में डालने के मुतरादिफ होगा, क्योंकि इसका असर एक आम पाकिस्तानी मुझ पर और आप पर पड़ेगा। अब पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? पहले ही पाकिस्तान में अंदरूनी मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। पाकिस्तानी जो वज़रा हैं उनको आना चाहिए और एक प्रेस ब्रीफिंग देनी चाहिए, वाज़ेह करना चाहिए कि डिफेंस पैक्ट में उन्होंने क्या दावे और क्या वादे किए थे सऊदी हुकूमत से। क्या अगर एक इस्लामी बरादर मुल्क दूसरे इस्लामी बरादर मुल्क पर हमला करता है, तो क्या पाकिस्तान एक मुस्लिम मुल्क के लिए दूसरे मुस्लिम मुल्क पर हमला करेगा? क्या ये डिफेंस पैक्ट में शामिल है? तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को वाज़ेह एक हिकमत अमली देनी चाहिए, वाज़ेह एक पॉलिसी बयान करनी चाहिए, वाज़ेह एक स्टेटमेंट देना चाहिए मीडिया पर आकर। लेकिन इस सब के बावजूद पाकिस्तानी जो मिनिस्टर है, जैसा कि आज़िम नज़ीर तारड़ साहब आप देख सकते हैं, उन्होंने बोला है कि आप फॉरेन पॉलिसी पर डिबेट करने से आप दूर रहें, इस पर ज़्यादा से बात ना करें, पाकिस्तानियों को उन्होंने बोला है, जो कि एक बहुत वजकाना बात है। क्योंकि अगर आप पाकिस्तानियों को एतमाद में नहीं लेंगे, आप उनको बताएंगे नहीं कि हम किसके साथ खड़े हैं, किसके ख़िलाफ़ खड़े हैं, या डिप्लोमेटिक आप अगर स्टेटमेंट्स दे भी रहे हैं तो आप कम से कम क्लियर तो करें, पाकिस्तानी अवाम को एतमाद में ले, ताकि वो भी आपकी सपोर्ट में खड़ी हो। पाकिस्तानी अवाम इसलिए आवाज़ भी उठा रही है कि आप बताएं हमें, और ज़रूर बताएं कि आप इस वक्त किसके साथ हैं, किसके ख़िलाफ़ हैं, और क्या करने जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत इस पर बिल्कुल खामोश है। लेकिन इन सब सिचुएशंस को देखते हुए मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने अब तक अपने कार्ड्स सही खेले हैं। वो इस तरह, क्योंकि डिप्लोमेट की अगर हम ये रिपोर्ट देखें तो इसमें वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि सऊदी अरब की जानिब से कोई प्रेशर भी नहीं है पाकिस्तान पर फ़िल वक्त, लेकिन ये आगे जाकर बढ़ भी सकता है। पाकिस्तान तो फ़िलहाल डिप्लोमेटिक जो कोटेशंस है उन पर मुनहसर है कि वार किसी मसले का हल नहीं, रिस्ट्रेन किया जाए। नेवल सपोर्ट तो ऑलरेडी दी है, लेकिन अपने ट्रूप्स या स्पेशल फोर्सेस नहीं उतारे। लेकिन अगर प्रेशर आया तो ये हो भी सकता है, अपने स्पेशल फोर्सेस भी ईरान में उतार सकता है, एयर ऑपरेशंस भी कर सकता है, और डायरेक्ट टारगेट कर सकता है, ईरान के साथ जंग में उतर सकता है। लेकिन ये ख़तरे से कम नहीं होगा, और अगर ईरान के साथ जंग में उतरता है तो पाकिस्तान के अंदर जो मसाइल हैं वो जन्म लेंगे, जैसा कि सबसे जो मेजर मसला मेरी नज़र में शिया और सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट, जिससे हमें गुरेज करना चाहिए, लेकिन ये जन्म ले सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी दोनों मुस्लिम ममालिक है और पाकिस्तान ये अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी मसाइल का शिकार है। और अफ़गानिस्तान के साथ सिचुएशन, और फिर दूसरी साइड पर दूसरे बॉर्डर पर ईरान के साथ मसले मसाइल, तो ये पाकिस्तान की हालत को और ख़राब कर सकते हैं। पाकिस्तान की इस वक्त हालत इतनी नाजुक है कि हर मूव सोच समझ कर लेना पड़ेगा। और इसके हवाले से ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट भी है जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान इज़ वॉकिंग ऑन द एक्शेल्स, मतलब पाकिस्तान की हालत इस तनाजुर में, इस जंग की हालत में इतनी नाजुक है कि वो अगर कोई भी मूव लेना चाहेगा तो बहुत सोच समझ कर लेगा, क्योंकि सिर्फ एक गलत कदम उनके लिए बहुत से मसले मसाइल को जन्म दे सकता है। तो पाकिस्तान को बहुत सोच कर देखना पड़ेगा, सोच समझ कर मशवरा करके उनको डिसीजन लेना पड़ेगा किसी भी चीज़ के हवाले से। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ट्रंप किसी की परवाह नहीं करते, ना ही उनको मिडल ईस्ट की परवाह है, ना ही उनको किसी मुल्क की तबाही की परवाह है, और ना ही उनको पाकिस्तान की परवाह है कि पाकिस्तान की हालत इस वक्त कैसी है, क्या सिचुएशन है, पाकिस्तान में इकनॉमिक क्राइसिस है। उसको अगर परवाह है तो सिर्फ अमरीकी मफादात से और सिर्फ उसके अपने गोल्स और मिशंस को अचीव करने से बस। अब ये तो हो गई पूरी स्टोरी जो मैंने आपके साथ शेयर की, लेकिन इस सब के बाद मैं अपनी एनालिसिस आपके साथ शेयर करूंगा कि मेरा क्या ख्याल है कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। पहला पॉइंट तो यह कि पाकिस्तान को
किसी किस्म पर भी ईरान पर ओपनली तनकीद नहीं करना चाहिए और तनकीद से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारा एक मुस्लिम बिरादर मुल्क है, ठीक है। और पाकिस्तान को किसी किस्म भी ईरान के ख़िलाफ़ जंग में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। ठीक है, एक आध स्टेटमेंट दे सकते हैं कि एग्रेशन नहीं दिखाना चाहिए, हमले नहीं करने चाहिए, वो सब ठीक है डिप्लोमेटिक तौर पर, लेकिन ओपनली हिस्सा नहीं लेना चाहिए। दूसरी बात, ईरान और सऊदी अरब में जो टेंशन्स बढ़ने लगे हैं, इनमें मीडिएटर का रोल अदा करना चाहिए, क्योंकि अगर सऊदी और ईरान के दरमियान टेंशन्स कम होंगे तो इन दोनों मुल्कों से पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। तीसरी बात, पाकिस्तान को ईरान से नेगोशिएट करना चाहिए, क्योंकि जैसा कि सबको पता है कि पाकिस्तान पर पेट्रोल बम गिरा है रिसेंटली और 55 रुपये फ़ी लीटर का इजाफा किया गया है। तो पाकिस्तान को सीधा जाकर ईरान से कहना चाहिए कि हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हमारे लिए खोल दें और डिस्काउंटेड प्राइस पर तेल ख़रीदना चाहिए ईरान से, ताकि जो हमारी इंटरनल जो इकॉनमी है वो स्टेबलाइज्ड रहे और उसको कोई मज़ीद नुकसान ना हो। चौथा जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि चाइना को भी एतमाद में लेना चाहिए, क्योंकि चाइना भी हमारा स्ट्रेटेजिक एलाई है और चाइना भी ज़्यादातर अपना जो तेल है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के रास्ते से इंपोर्ट करता है। तो चाइना भी हमारे इन एफ़र्ट्स के साथ होगा, पाकिस्तान के एफ़र्ट्स के साथ होगा, जो पाकिस्तान की एफ़र्ट्स होंगी स्टेबलाइजेशन की तरफ। तो चाइना भी पाकिस्तान की मदद करेगा ऑलरेडी। और छठी बात, पाकिस्तान को किसी किस्म भी ट्रंप का साथ नहीं देना चाहिए और ना ही ट्रंप का टूल बनना चाहिए कि ट्रंप के कहने पर या तो ईरान के साथ जंग करे और या ट्रंप के किसी दबाव में आकर कोई ऐसा गलत कदम उठाए कि जिसके पाकिस्तान पर फिर बहुत बुरे असरात हों। तो ऐसा कोई भी कदम नहीं लेना चाहिए जिसके पाकिस्तान पर और पाकिस्तानियों पर बुरे असरात हों। और आखिर में मैं यही बोलूँगा कि पाकिस्तानियों को अपनी हुकूमत से भी पूछना चाहिए कि आप ज़रा हमें बताएं कि आपकी पोजीशन इस वक्त पर क्या है, आपने कौन से अलायंसेस बनाए हैं, ताकि पाकिस्तानियों को भी पता चले कि हम इस वक्त कहाँ पर खड़े हैं। ये थी सारी स्टोरी जो मैंने आपसे शेयर की। ये आपको कोई भी नहीं बताएगा, क्योंकि ये बंद कमरों की बातें होती हैं जो मैंने आपसे आज शेयर की। अगर मैं आपको इस सब का खुलासा दूँ और क्विक रिव्यू दूँ तो यही है कि पाकिस्तान को किसी भी जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। ट्रंप जितनी भी कोशिश करे ईरान में रिजीम चेंज नहीं कर सकता और ना ही पाकिस्तान को रिजीम चेंज में ट्रंप की मदद करनी चाहिए। सऊदी अरब और ईरान को आपस में नहीं लड़ना चाहिए और ना ही सऊदी को चाहिए कि वो अमेरिकी एयर बेसिस से ईरान पर हमला करे, क्योंकि दोनों मुस्लिम ममालिक हैं। पाकिस्तान ऑलरेडी इस जंग से मुतासर हो रहा है और पाकिस्तान की इकॉनमी ऑलरेडी डेड है और जंग ईरान, इजराइल और अमेरिका के दरमियान है, लेकिन असरात इस खत्ते पर पाकिस्तान पर पड़ रहे हैं। तो ये हमारे लिए काफ़ी नुकसानदेह है। हमें इससे बचना चाहिए और हमें अपने मफाद में सोचना चाहिए। पाकिस्तान को चाहिए कि पाकिस्तान फ़र्स्ट की प्रायोरिटी से चले, चाहे जो भी फ़ैसला हो पाकिस्तान का और पाकिस्तानी हुकूमत का। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आज तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।